हर पल आपके साथ। सीडीएस विपिन रावत की अस्थियां विसर्जित। हरिद्वार में गंगा में हुआ विसर्जन। याद में बनाया जाएगा शहीद सैन्य धाम। दिल्ली के बॉर्डरों से लौट रहे किसान, 1 साल बाद किसानों की वापसी। सिंधु बॉर्डर पर जश्न का माहौल। योगी सरकार का ऐलान, 68 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा स्मार्टफोन। 20 दिसंबर को होगा कार्यक्रम। गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर बोले हरियाणा सीएम मनोहर लाल, खुले में नमाज पढ़ना बर्दाश्त नहीं, राज्य सरकार अब इस मुद्दे पर निकालेगी हल। मुंबई में 2 दिन के लिए धारा 144 लागू, रैलियों और प्रदर्शन पर लगी रोक, उल्लंघन करने वालों को मिलेगी सजा। देश के पहले सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां शनिवार को हरिद्वार गंगा में विसर्जित की गई। आपको बता दें कि सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी समेत अन्य सैन्य अधिकारियों का 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में आकस्मिक निधन हो गया था। शनिवार को वीआईपी घाट पर सुबह 10 बजे स्वर्गीय विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां विसर्जित की गई। सीडीएस विपिन रावत की मौत को लेकर फेसबुक पेज पर कथित तौर से अपमानजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को अहमदाबाद साइबर क्राइम ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि उसे उसके पिछले पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया है, उसमें भी अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। लेकिन ये मामला तब उजागर हुआ जब दूसरी टिप्पणी सामने आई। आरोपी की पहचान शिवभाई राम के रूप में हुई है, जो गुजरात में अमरेली जिले के राजूला तालुका स्थित बहराई गांव का निवासी है। जानकारी के अनुसार सीडीएस विपिन रावत के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। आपको बता दें कि आरोपी को धारा 153A के तहत विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और आईपीसी की धारा 295A के तहत धर्म का अपमान करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन किसे किसे दिए जाएंगे। आपको बता दें कि तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे। वहीं उच्च शिक्षा के विभागों के विद्यार्थियों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। बता दें कि आपूर्ति सैमसंग और लावा जैसी कंपनियां करेंगी। तीनों कंपनियां 12,700 की दर से टैबलेट आपूर्ति करेगी, जबकि लावा और सैमसंग का स्मार्टफोन की 10,700 में आपूर्ति करेगी। गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी ने गोवा का दौरा किया। गोवा के दौरे पर गई प्रियंका गांधी ने आदिवासी महिलाओं के साथ पारंपरिक नृत्य किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने एक सभा को संबोधित भी किया और मौजूदा केंद्र और राज्य की सरकार पर करारा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने गोवा के विकास में कांग्रेस की सरकारों की ओर से दिए गए अहम योगदान को याद किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनावों के दौरान उन पार्टियों को जवाबदेह ठहराना बहुत ज़रूरी है जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं लेकिन उसे पूरे नहीं किए। देखिए, हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम गोवा के लिए एक ऐसी सरकार दिलवाएं जो गोवा के लोगों के लिए काम किया करे और जो गोवा को वापस गोवा की जनता के हाथों में दे। जिस तरह से भाजपा की सरकार ने यहाँ की जो रिसोर्सेज हैं उनका शोषण किया है, यहाँ के पर्यावरण को ना देखते हुए अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए सारी सुविधाएं करके जनता के लिए पूरी तरह से सुविधाएं नहीं दी हैं। आपने खुद सुना कि यहाँ पीने का पानी नहीं आता है, 20 मिनट आता है एक दिन में। तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सरकार आज जो मौजूदा सरकार है वो जनता के लिए नहीं काम करती। वो अपने गिने चुने उद्योगपति मित्रों के लिए काम करते हैं और उनमें ये सिर्फ ये जो सत्ता को रखने का, सत्ता के लिए चुनाव के समय चुनाव जीतना है, वहीं तक वे सीमित है। उसके आगे जनता के लिए क्या करना चाहिए, विकास कैसे लाएंगे, जैसे आपने सुना पीने का पानी कैसे आएगा, यहाँ तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार को करनी चाहिए जो नहीं की हैं। सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों के हेलीकॉप्टर हादसे में निधन से पूरा देश गमगीन है। शुक्रवार को जनरल रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ किया गया। इस बीच प्रियंका गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर
चर्चा में आ गया है। वायरल वीडियो में प्रियंका गांधी गोवा का पारंपरिक डांस करती हुई नजर आई। प्रियंका गांधी ने इस वीडियो को बीजेपी के आईटी इंचार्ज अमित मालविया ने शेयर करते हुए घेराव किया है कि प्रियंका के डांस वीडियो को अमित मालविया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए आरोप लगाया है। जब 26/11 हुआ तब सुबह तक राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे। वहीं भाई की तरह प्रियंका वाड्रा भी गोवा में नाच रही हैं। गुरुग्राम में खुले स्थानों पर नमाज अदा करने पर कई हिंदू संगठनों द्वारा आपत्ति जताए जाने के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि खुले में नमाज पढ़ने की प्रार्थना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम मनोहर ने ये भी कहा कि जिला प्रशासन ने खुले स्थानों पर नमाज के लिए कुछ स्थानों को आरक्षित करने का फैसले को वापस ले लिया गया है और राज्य सरकार अब इस मुद्दे का हल निकालेगी। हमने यहाँ पुलिस को भी कहा है, हमारे डिप्टी कमिश्नर को भी कहा है कि इस विषय को रिजॉल्व करना है और रिजॉल्व करने में हर कोई अपनी जगह पर कोई नमाज पढ़ता है, कोई पाठ करता है, कोई पूजा तब्दीली करता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीज़ धार्मिक स्थल इसीलिए बने होते हैं कि वहाँ जा कर के करें। खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये नमाज पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी, लेकिन इसमें से उन साथ बैठ करके एमिकेबल सोल्यूशन निकाला जाएगा। उन्होंने भी कहा कि बहुत सी हमारे पास ज़मीनें हैं जहाँ हमें अनुमति दी जाए, या कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो उनकी अपनी ज़मीन होगी या वक़फ़ की होगी, उसमें कहीं अनक्रोच्ड एरिया है, वो भी कैसे उनको उपलब्ध कराया जा सके, और या फिर अपने घर में नमाज़ पढ़ें खुले में नमाज पढ़ करके। और ये आपसी टकराव भी है, नहीं होना चाहिए, इसको किसी यानी हालत में टकराव नहीं होने देंगे। कुछ बैठ करके बातचीत करके आपस में फैसला भी किया था, लेकिन वो फैसला भी कई स्थान जो रिजर्व कर दिए गए थे उसको हमने वापस ले लिया है। अब नए सिरे से सारी बातचीत करके और उनको उनके हिसाब से यानी सबको फैसिलिटी मिले, कोई किसी के अधिकारों में हस्तक्षेप ना करे, लेकिन ज़बरदस्ती वो किसी को नहीं करने दी जाएगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में 10वीं कृषि एशिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पारंपरिक खेती के अनुभव और किसान फसलों के उत्पादन में वृद्धि में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना। इसे साकार करने के लिए आर्थिक शक्तिकरण की योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आगे कहा कि 10वीं कृषि एशिया प्रदर्शनी में भाग लेने वाली 225 से अधिक कंपनियों को इसे प्रदर्शन के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने के लिए निर्देश किया जाएगा। भारत में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 32 मामले सामने आ चुके हैं। इन सभी मरीजों में से किसी ने भी गंभीर लक्षणों की सूचना नहीं दी थी। इस बात की जानकारी सरकार ने दी है। हालांकि इस वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में सरकारें अलर्ट हैं। वहीं भारत में भी कई प्रकार के प्रबंधन किए गए हैं। कुछ राज्यों में इसके मरीजों पर निगरानी रखी जा रही है। वहीं देश के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर सभी यात्रियों का कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि नीति आयोग से मिली जानकारी के अनुसार ओमिक्रॉन का दुनिया भर असर परेशान करने वाला है। ओवरऑल केस पॉजिटिविटी पिछले एक हफ्ते की नोट करें तो 0.73% ओवरऑल केस पॉजिटिविटी देश में नोट की जा रही है। अगर पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो पाते हैं कि देश में अराउंड 8,503 टोटल केसेस नोट किए गए हैं। और मुख्य इशू यह है कि हम देखें तो पिछले 14 दिनों से देश में 10,000 से भी कम संख्या में केस नोट किए जा रहे हैं, और उसमें भी जो केसेस देश में आ रहे हैं वे लिमिटेड एरियाज में पाए जा रहे हैं, जिसमें मुख्यतः 52% से अधिक केसेस केरला स्टेट से नोट किए जा रहे हैं। अगर हम एक्टिव केसेस की एक एनालिसिस करें तो पाते हैं कि जहां 10,000 से अधिक एक्टिव केसेस देश में अभी हैं, ऐसी केवल 2 स्टेट हैं, जिसमें कि केरला, जहां पर 41,000 के करीब केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में है, यानी कि देश के 43% के करीब एक्टिव केसेस केरला स्टेट में पाए जा रहे हैं। साथ ही महाराष्ट्र में 10,161 केसेस हैं। अप्रॉक्सीमेटली 10.7% ऑफ एक्टिव केसेस इन द कंट्री आर प्राइमरीली इन महाराष्ट्र। इसी तरह 9 स्टेट ऐसी हैं जहां पर 1,000 से 10,000 की संख्या में एक्टिव केसेस हम देखते हैं, और 25 स्टेट में एक्टिव केसेस की संख्या 1,000 से भी कम है। हमने सबने मास्क पहनना, खूब पहनना, हम डर गए। हमने ये आदत अपनी ठीक रखी, लेकिन अब जरा उस तरफ अगर आते हैं हम, अगस्त हो गया, गिरना शुरू हो गया, सितंबर आ गया, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर,
हम लगभग उसी पोजीशन पे आज पहुंच गए हैं जैसे कि ये जो सर्ज आई थी हमारी उसके शुरुआत में थे, मार्च में, फरवरी में थे। हम उससे भी इनफैक्ट नीचे हैं अकॉर्डिंग टू दिस एस्टिमेट। तो इन अ वे हम एक डेंजर जोन में फिर आ गए हैं टेक्निकली स्पीकिंग। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी, from the point of view of the protection capability, we are now operating at a low level, an unacceptable level, and a risky level. ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। साइंस कम्युनिटी वार्न कर रही है, WHO वार्न कर रहा है कि ये टाइम वो नहीं आया है कि जब हमने मास्क को हटा देना है। वैक्सीन भी और मास्क भी, वैक्सीन भी और कड़ाई भी, ये बात हमें आज भी याद रखनी है। ओमिक्रॉन मामलों के मद्देनजर 11 और 12 दिसंबर को मुंबई में धारा 144 लगाई गई है। इस दौरान लोगों और वाहनों की रैलियां, मोर्चा, जुलूस निकालना मना है। राज्य में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 17 मामले सामने आए हैं। बता दें कि मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को मुंबई कमिश्नरेट क्षेत्र में CRPC की धारा 144 लागू कर दी है, जिससे अगले 2 दिनों में रैलियां और प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। जानकारी के अनुसार अधिकारियों का कहना है कि शनिवार और रविवार के 48 घंटे तक लागू रहेगा। आदेश में कहा गया है कि उल्लंघन करने वालों को धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सजा दी जाएगी। बता दें कि महाराष्ट्र में राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 695 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से ओमिक्रॉन के 7 मामले शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमण के मामलों में की कुल संख्या अब तक 17 हो गई है। राजस्थान निवासी एक ओमिक्रॉन मरीज के संपर्क में आने के बाद दिल्ली की महिला को लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि इस वक्त महिला की हालत स्थिर है और उसमें लक्षण भी हल्के हैं। जिला प्रशासन के अनुसार महिला के संक्रमित मिलने के बाद उसके परिवार में मौजूद 17 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। इस पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही सभी लोगों की कोरोना जांच भी कराई गई है। अगर महिला ओमिक्रॉन संक्रमित मिलती है तो इन सभी लोगों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर उत्तराखंड की सरकार ने अहम फैसला लिया है। उत्तराखंड में अब दूसरे राज्यों में आने वाले लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य होगी। राज्य सरकार ने इस बात का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज के साथ ही RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी ज़रूरी कर दी गई है। ये फैसला कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किया गया है। बता दें कि भारत में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 32 हो चुके हैं। ऐसे में तमाम राज्य सरकार इसको लेकर तैयारी कर रही है, एहतियाती तौर पर फैसले ले रही है। हालांकि उत्तराखंड में अभी तक ओमिक्रॉन का कोई केस सामने नहीं आया है। गुजरात में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक देने लगी है। कर्नाटक के बाद गुजरात में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक मामला सामने आया है। अब इस मरीज के संपर्क में आई पत्नी और रिश्तेदार भी ओमिक्रॉन संक्रमित हो गए हैं। बता दें कि ओमिक्रॉन से संक्रमित मिला शख्स 28 नवंबर को जिम्बाब्वे से जामनगर आया था। स्वास्थ्य बिगड़ने पर 2 दिसंबर को उन्होंने कोरोना जांच करवाई थी, जिसके बाद उनके नए वेरिएंट से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसके बाद उस शख्स की पत्नी और रिश्तेदार को भी नए वेरिएंट से संक्रमित पाया गया। राज्य में आए दिन कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने भी कोरोना को लेकर अस्पतालों में इलाज के लिए पुख्ता इंतजाम किया है। रोहिणीकोट में किया गया धमाका IED ब्लास्ट था। धमाके के लिए 300 ग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। इसे टिफिन में रखा गया था। पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इसे ठीक से सेट नहीं किया गया था, इससे बड़ा हादसा टल गया। अभी तक की जांच में पुलिस को विस्फोटक रखने वाले के बारे में कोई महत्वपूर्ण सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस अधिकारियों के तौर पर कुछ भी कहने से बच रही है। पुलिस अधिकारी सूत्रों का कहना है कि घटनास्थल से मिले सैंपल को NSG की टीम जांच के लिए ले गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस धमाके के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ बात की जाएगी। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण की स्थिति फिर बिगड़ गई है। सफर के मुताबिक शनिवार को दिल्ली का AQI 310 है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। ऐसे में बुजुर्गों और बच्चों को खास तौर से सतर्कता बरतने
सलाह दी गई है। सफ़र इंडिया के अनुसार 12 दिसंबर से प्रदूषण के स्तर में अभी और बढ़ोतरी होगी। इससे पहले दिल्ली में पिछले दिन के मुकाबले हवा की गति कम होने और आकाश में बादल छाए रहने की वजह से शुक्रवार को प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। इस वजह से दिल्ली में 3 दिन बाद हवा की गुणवत्ता एक बार फिर से खराब से बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। बता दें कि इससे पहले 6 दिसंबर को दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में थी। अब एयर इंडेक्स 322 थी। इसके बाद प्रदूषण थोड़ा कम हुआ था, लेकिन अब एयर इंडेक्स दोबारा बढ़ गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के शनिवार के रेट जारी कर दिए हैं। पिछले 37 दिन से तेल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। शनिवार को राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल के दाम 95.41 रुपये है। वहीं डीजल के दाम 86.67 रुपये है। गुजरात के अहमदाबाद में ड्रग्स खरीदारी करने वाले 2 युवकों को अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच ने पकड़ लिया है। बता दें कि अहमदाबाद की फार्मास्यूटिकल कंपनी से ड्रग्स खरीदारी करने के बाद दोनों आरोपी शहर के कई इलाकों में ड्रग्स सप्लाई करते थे। एमडी ड्रग्स सप्लाई करने वाले दोनों ही आरोपी अहमदाबाद में अलग अलग ड्रग्स पेडलरों की सप्लाई करते थे। पुलिस का कहना है कि दोनों में से एक आरोपी अहमदाबाद की कंपनी में नौकरी करता था। वह कंपनी में से ड्रग्स लाकर सप्लाई करता था। हालांकि अभी तक ड्रग्स सप्लाई करने वाला आरोपी फरार है। पुलिस का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद कंपनी में से ड्रग्स बनाने वाले और इसमें शामिल बाकी सभी आरोपियों और कंपनी की जानकारी सामने आएगी। गुजरात के पाटन जिले में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव के लिए 463 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। आने वाले ग्राम पंचायत चुनाव के लिए जिला कलेक्टर सुप्रीत सिंह गुलाटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन भी किया। ग्राम पंचायत चुनाव के लिए 66 चुनाव अधिकारियों, 520 प्रिसाइडिंग अधिकारियों और 1704 मतदान अधिकारियों को ड्यूटी सौंपी गई है। ड्यूटी सौंपते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने 550 पुलिसकर्मी और 600 होमगार्ड ड्यूटी पर रहेंगे। जिला कलेक्टर सुप्रीत सिंह गुलाटी ने बताया कि ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर कर्मचारियों को हर तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। चुनाव शांत माहौल में पूरा हो जाए, इसको लेकर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किया गया है। 19 ડિસેમ્બરે પાટણ જિલ્લામાં 177 ગ્રામ પંચાયતોની ચૂંટણી યોજનાર છે। આ ચૂંટણીમાં લગભગ 3,38,000 જેટલા મતદારો ભાગ લે છે। 417 મતદાન મથક ઉપર આ ચૂંટણી યોજનાર છે। એના આયોજન માટે 66 ચૂંટણી અફસર, 66 સહાયક ચૂંટણી અફસર, 520 જેટલા પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર અને 1704 પોલિંગ ઓફિસરની નિમણૂક થઈ છે। એની અત્યારે ટ્રેનિંગ ચાલી રહી છે। કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જળવી રહે એના માટે સંવેદનશીલ, અતિ સંવેદનશીલ અને નોર્મલ બૂથ આઈડેન્ટિફાય કર્યો છે, જેમાં ઉપર પૂરતો પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જાળવી રહે તે માટેના પ્રબંધ કરવામાં આવશે। મારા બધા ઉમેદવારો અને મતદારોને અનુરોધ છે કે 19 ડિસેમ્બરે અને કાઉન્ટિંગના દિવસે અર્થાત કે 21 ડિસેમ્બરે કાયદોની વ્યવસ્થા જાળવી રાખે અને ચૂંટણીને સફળ બનાવે। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान जावेद की वजह से देश में कई इलाकों के लोगों को नवंबर-दिसंबर के दोनों में आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश का सामना करना पड़ा है। अब उत्तर पश्चिमी हवाओं की प्रकोप से बिहार, झारखंड और दिल्ली समेत कई राज्यों में ठंड बढ़ने लगी है। उत्तर पश्चिमी हवा के प्रकोप से झारखंड की राजधानी रांची में मौसम का पारा गिरता नजर आ रहा है। बिहार में पश्चिमी हवा का प्रकोप बढ़ने के साथ ही मौसम का मिजाज तेजी से बढ़ने लगा है। शुक्रवार को बिहार के कई इलाकों का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री के बीच, जबकि न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। कश्मीर में ज़्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कमी आई है। हर पल आपके साथ।